सभी पार्टियां अपने अपनी तरफ से पूरा दमखम दिखाने में अब लग गई हैं, राजनीतिक समीकरण फिट करने में लग गई हैं, जमीन पर क्या कुछ गुणा गणित होगा उसको बनाने बिठाने में जुट गई हैं। कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सी पार्टी, उसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये देखूंगा कि 2024 में जो परसेंटेज था अभी वो विधानसभा के चुनाव में उससे बढ़े। 170 हट गया है। दूसरा, बहुत इस बार 6 साल के नहीं 5 साल के लिए चुनाव होंगे, तो उस परिस्थिति में वहाँ के लोग क्या संदेश देते हैं। पूर्ण राज्य दे दो। पूर्ण राज्य था कब जम्मू कश्मीर? भारत के नागरिकों को वहां नागरिकता प्राप्त नहीं है, मानवाधिकार कानून लागू नहीं है, लेकिन मानवाधिकार की बात हो रही है वहां। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के तारतम्य में सवाल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वहां चुनाव का होना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है। अब यहां से आगे जाकर जब वहां पर स्थितियां बदलेंगी, डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे, वहां का जो पूरा जनतांत्रिक वो है संतुलन, वो बदलेगा, देश के लोग घुल मिल पाएंगे। इतने लंबे समय तक हमने उसको काट के रखा। बार बार कहता हूं कि ये हमें याद रखने की बात है कि हरियाणा बीजेपी का टिपिकल स्टेट नहीं है। पिछले 2 बार से सरकार बनाई है, इसलिए मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी का टिपिकल स्टेट है। सीधे चुनाव बाइपोलर हो गया है। पिछली बार ट्राइपोलर था, इस बार सीधा बाइपोलर चुनाव है। वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा चुनाव है। जो जेजेपी जो तीसरी पार्टी है वो अपनी जमीन उसकी खुद छोटे उनके विधायक छोड़ के भाग रहे हैं। तो लोकसभा का परिणाम आया है और जिस तरीके से जाटों में जेजेपी को लेकर नाराजगी है कि किसान आंदोलन को लेकर जिस दुष्यंत चौटाला ने मौन धारण कर लिया था, जिस तरीके से महिला पहलवानों को लेकर मामला रहा, तो जाटों का वोट इस बार मुझे लगता है बड़ा वोट बैंक जो है, भले किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेजा हो, वह कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला होगा। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। और देखिए, 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें सामने आ चुकी हैं और सभी पार्टियां अपने अपनी तरफ से पूरा दमखम दिखाने में अब लग गई हैं, राजनीतिक समीकरण फिट करने में लग गई हैं, जमीन पर क्या कुछ गुणा गणित होगा उसको बनाने बिठाने में जुट गई हैं। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें। हरियाणा में जहां पर लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और कांग्रेस सीधा आमने सामने दिख रही है, जो पहले कहा जाता था कि एक तरफा है, लेकिन अब लगभग लड़ाई आमने सामने की दिख रही है और नेक टू नेक की दिख रही है। वहां क्या गुणा गणित है वो समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर में, जहां पर कश्मीर में कांग्रेस ने अभी से अपने पैर जमाने की कोशिश शुरू कर दी है, राहुल गांधी का दौरा वहां पर हो चुका है, एनसी के साथ वो एक तरीके से समझौते में आ चुके हैं, सीटों को लेकर के भी बातचीत जारी है, जल्दी हो सकता है कि एक लिस्ट भी आ जाए। लेकिन वहां पर जो बाकी छोटे दल हैं, क्या वो इस बार बड़े फैक्टर साबित होंगे? और वहीं बात जम्मू की करें, जहां पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है, क्या बीजेपी घाटी में उस तरीके से अपने फोकस को शिफ्ट करेगी, थोड़ा आगे बढ़ेगी, और अगर बढ़ेगी तो किस तरीके से बढ़ेगी, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी हैं, समीर चौगावकर जी हैं, अवधेश जी हैं, रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा जी हैं, शांतनु गुप्ता जी और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल सर, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। जम्मू कश्मीर के हिसाब से अगर मैं देखूँ, जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों को जोड़ देता हूँ, जिस तरीके से अब रणनीति आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब तो तारीखें सामने हैं, समय बहुत ज़्यादा है नहीं। चुनाव आयोग जब घोषणा कर रहा था तो खुद इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई पिछली बार जो शिकायत थी उसको मैं इस बार दूर कर देता हूं, तो वो शिकायत तो उन्होंने दूर कर दी। हम लोगों के लिए भी थोड़ी राहत रहेगी। हालांकि अब मौसम ठीक हो गया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हमने कवर किया था उस वक्त परिस्थिति दूसरी थी। गणित इन पार्टियों के लिए उन बदली हुई परिस्थिति में कैसा है? खास करके जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव, बहुत सारी चीज़ें बदली हुई हैं, बहुत सारे अपने दावे हैं, अपनी पीठ हम थपथपा रहे हैं। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकियों के लिए क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर के मामले में मैं केवल एक बात कहूँगा। अभी जब 2024 इसी साल जो लोकसभा का चुनाव हुए थे, और जैसा मैंने पिछली बार भी शायद कहा था, तो जब डेटा आया तो शायद आखिरी था वो, जब आया कि महाराष्ट्र में इतने % पोलिंग हुई है और जम्मू कश्मीर में इतने %, यानी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र उभर रहा है, करवट ले रहा है। और इस बार मैं ये देखूंगा कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सी पार्टी, उसमें मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये देखूंगा कि 2024 में जो परसेंटेज था अभी वो विधानसभा के चुनाव में उससे बढ़े, तो मैं ये समझूंगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल, यानी जितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर उतना ही अच्छा होगा। और उसके स्टेटहुड की जो बात भी चल रही है वो भी जल्दी बहाल होगी, बशर्ते। और मैं जैसा कह रहा हूँ कि घाटी और सारी चीज़ें तो पता ही हैं। अब वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ, 90 सीटें हो गई हैं। कौन क्या होता है, किस, अभी तक बहुत जल्दी है कहना क्या किससे कौन जुड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर परसेंटेज वहाँ ज़्यादा लोग, जैसे मैदानी इलाकों में जो पोल परसेंटेज होता है, अगर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में उससे बेहतर जाता है या उसके बराबर भी जाता है, तो मेरे लिए तो खुशी की बात होगी, लोकतंत्र की जीत है। रही हरियाणा की बात,
हरियाणा के आज का जो माहौल है अभी वर्तमान का, ऐसे में जो देश में जिस तरह से बहुत सारे इशू चल रहे हैं, मुझे कुछ भी मैं कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्या होगा। लेकिन एक अच्छा है, 90 सीटें वहाँ, 90 सीटें हरियाणा में, और इन दोनों के जब रिजल्ट आएंगे तो ये दोनों के नतीजे भी वर्तमान राजनीतिक, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए कुछ संदेश लेकर के आएंगे। दोनों के लिए संदेश होगा, जाहिर सी बात है, और सबकी अपनी अपनी कोशिश है। पूर्णिमा जी, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, खास करके कश्मीर में, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का वहाँ दौरा होता है, तमाम नेताओं से मुलाकात होती है। लोकसभा चुनाव में बहुत से छोटे छोटे दलों का आपने रोल देखा था, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेताओं को घर बैठा दिया, वो सीटें लेकर आ गए। तो अब ये जो गठबंधन की कोशिश या रणनीति बनाई जा रही है, कितनी कारगर वहाँ की परिस्थितियों में होने वाली है? देखिए, कांग्रेस का एक रहा है, ग्राउंड रहा है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस वैली में भी उसका एक अपना होल्ड रहा है। वो अलग बात है कि तब गुलाम नबी आज़ाद उनके चेहरा हुआ करते थे, अब वो नहीं है, तो एक नए सिरे से वहाँ लीडरशिप को उभारने की भी कोशिश होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो इनका पहले भी गठबंधन हो चुका है और वो गठबंधन कामयाब भी रहा था, उसमें इनको अच्छी सफलता भी मिली थी। तो एक कोशिश हो सकती है दोबारा से पैर जमाने की। अब ये देखना होगा कि आज के हालात जो हैं बदले हुए जम्मू कश्मीर में, 370 हट गया है, दूसरा बहुत इस बार 6 साल के नहीं 5 साल के लिए चुनाव होंगे, तो उस परिस्थिति में वहाँ के लोग क्या संदेश देते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर जैसा कि सर ने कहा, रामकृपाल सर ने कहा कि वोट परसेंटेज बढ़ता है, तो मतलब लोग मेन स्ट्रीम में अब एक अपने आप को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया वहाँ शुरू हो गई, हम ये कह सकते हैं। मतलब ये एक पहले नैरेटिव बनता था कि पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को थोपती हैं, अपना वर्चस्व थोपती हैं, लोग इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो वो नैरेटिव हमें इस बार देखना होगा कि वो किस तरफ जा रहा है, और अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो वो डेफिनेटली होगा, यही उसका मतलब कि लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं। दूसरा हमें ये देखना होगा कि ये जो पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टीज़ हैं, जो परिवार बेस्ड पार्टीज़ हैं, और बहुत सालों तक इन्होंने बिल्कुल कब्जा, इनकी मोनोपोली रही है जम्मू कश्मीर में खास करके वहाँ की पॉलिटिक्स पे, तो उससे हटके क्या लोग कोई ऑप्शन तलाशेंगे या तलाश करना चाहेंगे? अब जैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जेल में बैठा एक शख्स चुनाव जीत जाता है, राशिद इंजीनियर, मतलब जेल में बैठ के वो चुनाव जीत जाता है, ये अपने आप में वहाँ के लोगों की चॉइस को दिखाता है। तो वो देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि लोग क्या संदेश दे रहे हैं और मैंडेट क्या होता है, किसकी बनेगी सरकार। मैं उस पर तो अभी बहुत अर्ली है, कुछ नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर ही सिर्फ सेलेक्टिवली हमला बोला है, मुझे वो, जैसे कल अमित शाह ने 10 सवाल उठा दिए, तो मुझे वो थोड़ा सा बीजेपी के पार्ट पे अतिशयोक्ति लग रही है। भाई बीजेपी ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था लोकसभा चुनाव में, तो वो इतने बड़े बड़े सवाल उठा के कांग्रेस से जवाब मांग रहे हैं। पहले कुछ जवाब वो भी दे लें, तब हम देखेंगे कि बीजेपी क्या कहती है इस पे। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक, मुझे बीजेपी के अगर मैं सोचूं रणनीति, तो मुझे लगता है डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स। और अभी किरण चौधरी को जो उन्होंने राज्यसभा के लिए भेजा है नाम उनका, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी वहाँ कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है, डेफिनेटली नहीं फील कर रही है। उसको अपने मतलब बाहर से लाए हुए एक नेता पे, जो कि जुम्मा कुछ दिन पहले शामिल हुई हैं, और उनका लंबा बैकग्राउंड रहा है, सिर्फ उनका नहीं, उनके खानदान का बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा रहा है, और उस पर भरोसा जता रही है बीजेपी एक वर्ग को लुभाने के लिए। तो बीजेपी वहाँ पे काफ़ी डेस्परेट दिख रही है। कांग्रेस के लिए ठीक ही ठाक परिस्थिति लग रही है मुझे, क्योंकि सीटें आधी आधी दोनों में बटी थी लोकसभा चुनाव में। तो जो पिछली बार कांग्रेस को नुकसान हो गया था, अब जेजेपी का बहुत बड़ा एक तबका खिसक के कांग्रेस के पास वापस आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ी बेटर पोजीशन में है वहां। अब आगे तो आउटकम क्या होगा हमें देखना होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी के हिसाब से लोकसभा चुनाव के नतीजों के ठीक बाद जो परिस्थितियां बनी, उसके हिसाब से अवधेश सर, जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा मैं फोकस कर रहा हूँ। पूर्णिमा जी ने जो सवाल उठाया, एक तो लोगों की चॉइस जो हमने देखा, दूसरा सवाल आप किसी से भी करते रहिए, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि राष्ट्रपति शासन था तो इस वक्त सवाल आपसे भी होंगे। अब बीजेपी के लिहाज से, मैं चुनौतियों के लिहाज से समझना चाह रहा हूं, जम्मू और कश्मीर दोनों अलग अलग डिवीजन है, किस तरीके से? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अपना डिबेट है अमर उजाला का, तो हम लोग तो बहुत डिसिप्लिन है, आपकी जो ये घंटी है उसके आतंक में दब जाते हैं और अनुशासन मानते हैं, और कहीं भी जो है अब रिएक्ट नहीं करते हैं।
तो मेरी हालत आपकी डिबेट में है वो दिनकर जी की जो पंक्ति है कि बंधा तूफान हूँ चलना मना है, बंधी उद्याम निर्झर धार हूँ मैं, कहूँ क्या कौन हूँ मैं, आग मेरी बंधी है लेखनी लाचार हूँ। या तो मुंह बंधा हुआ है तो इसलिए रिएक्ट नहीं करता हूँ, यही सच्चाई है आपकी। जम्मू कश्मीर का चुनाव पार्टियों की रणनीति और पार्टियों के क्या उसमें भाजपा का भविष्य, कांग्रेस का भविष्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भविष्य इससे ज़्यादा ऊपर का है। जो धारा 370 हटने के बाद जो एक नया माहौल बना है वहाँ, और वो माहौल से जो वातावरण बदला है, जो अभी जैसे उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि उसको पूर्ण राज्य दे दो। पूर्ण राज्य था कब जम्मू कश्मीर? भारत के नागरिकों को वहां नागरिकता प्राप्त नहीं है, मानवाधिकार कानून लागू नहीं है, लेकिन मानवाधिकार की बात हो रही है। वहां जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। और बहुत ही खतरनाक खेल इस समय जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा है। वो अमित शाह सवाल नहीं उठाया, उसके पहले से मैं सवाल उठा रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी जो इतने समय तक शासन की है, गैर इस्लामिक नाम शंकराचार्य और हरि पर्वत को सहने के लिए तैयार नहीं है। कह रही है कि ये तख्ते सुलेमान और कोहे मीर है और ये नाम हम रखेंगे। आप सोचिए कैसे इस्लामिस्ट जिहादी मजहबी कट्टरपंथ की ओर फिर से जम्मू कश्मीर को ले जाने की कोशिश हो रही है। उसके आधार पर 370 को नकारो और इस भाव से तुम्हारी कश्मीरियत पैदा हो क्योंकि तुम मुसलमान हो। इसमें कौन पार्टी की आप बात करेंगे? 1953 के पहले ले जाएंगे और 2000 में जो स्वायत्ता प्रस्ताव 2000 का जो स्वायत्ता प्रस्ताव पारित हुआ उसको कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टियों ने खारिज किया था कि यह भारत विरोधी प्रस्ताव है। हालांकि कांग्रेस वहां थी और उसको कहा जा रहा है कि फिर से लाएंगे। और 1953 का मतलब आपका राष्ट्रपति अलग, आपका प्रधानमंत्री अलग, और यहां का कानून आप पर लागू नहीं होगा। बस गिने चुने आप विदेश नीति थोड़ा बहुत कर लीजिए जान के। उस समय तो सुप्रीम कोर्ट भी लागू नहीं था वहां, उस समय तो चुनाव आयोग भी लागू नहीं था वहां। धारा 370 तो आया है 1956 के बाद। तो ये जो एक खेल खेला जा रहा है और दूसरी पार्टी जम्मू कश्मीर अपना दल भी यही सब कर रही है क्योंकि जो माहौल बदला है ना वहां, ये अपनी पार्टी। ये बात ठीक है कि इस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका अभी जनाधार पूरी जगह है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनके पहले से वो काम कर रहे हैं। पीडीपी तो खत्म होती पार्टी है, फिर भी उसका जनाधार है। लेकिन जैसे चारों ओर स्कूल चल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, वोटिंग के लिए लोग निकल रहे हैं, तो इन पार्टियों को लगता है केवल 370 कहने से काम नहीं चलेगा, पुरानी स्थिति लागू करनी है हमको या नहीं भी करना है। उस आधार पर एक मजहबी भाव पैदा करो कि जो जैसे यहां हो रहा है ना कि फलाना इस्लाम के विरुद्ध हो जाए, ये खतरनाक है मूल। अब ये चुनाव को वहां ले जाने की कोशिश करें, इसमें वोट परसेंटेज चाहे 70% भी हो जाए तो उसका महत्व है। शेख राशिद इंजीनियर 56% से जीत जाए तो उसको हम मानेंगे कि वहां सच्चा लोकतंत्र आ गया है। तो इसलिए कश्मीर के चुनाव को इस समय दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश हुई है और कांग्रेस को गठबंधन रहते हुए भी अगर आपको गठबंधन करना है, इस पर अपना स्पष्ट रिएक्शन देना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं दे रही है। तो ये जो स्थिति है वो ठीक नहीं है इस समय। तो कश्मीर का चुनाव मेरी दृष्टि से इस समय कौन पार्टी जीतेगी हारी वो तो मायने रखता है हर चुनाव में, लेकिन जिस दिशा में कश्मीर के अंदर ले जाने की कोशिश हो रही है वो पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है और जो सवाल आप उठा रहे हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। शांतनु जी, बड़ा हम समझना हो जाता है कि अगर इस तरह की कोशिश हो रही है वाकई दिशा अलग दिशा में ले जाने की, तो अभी तो एक तरीके से राज्यपाल का शासन था, केंद्र की तरफ से सारी चीज़ें यहाँ वहाँ पर रूट हो रही थी। तो आपकी तरफ से क्या रणनीति दिख रही है, बीजेपी की तरफ से क्या रणनीति दिख रही है कि उसको किसी तरीके से हम डिफ्यूज करें या कर पाएंगे? देखिए, जो जम्मू कश्मीर को हमने देखा है अपने समकालीन समय में, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी घटनाएं होंगी अपना जीवन अंत करते करते हमारे लिए। हम लोग सब सोचते थे 370 एक डिबेट का विषय रहेगा, एक निबंध का विषय रहेगा, पीएचडी का टॉपिक रहेगा, लेकिन वो हट पाएगी। हमने अपनी आंखों से देखा। अब ये तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटरी होगी जिसमें विधानसभा होगी, जिसमें मुख्यमंत्री होगा, पूर्ण स्टेट का दर्जा तो अभी नहीं मिला है। इसमें दो चीज़ें देखने वाली होंगी। एक तो जैसा हमने देखा जम्मू रीजन तो देखिए मोटा मोटा वो रहा है देश के साथ, लेकिन वहाँ पे भी हमने देखा है पिछले 3 साल में बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं, बड़े बड़े होटल जा रहे हैं, सिनेमा खुल रहे हैं। जहाँ लोग कहा करते थे कि भारत का झंडा उठाने वाला नहीं होगा, वो दिवस मनाए जा रहे हैं, सड़कों पे गाने गाए जा रहे हैं। एक आम जीवन जो भारत के किसी भी भाग में देखते थे वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खासकर जो कश्मीर रीजन है, बीजेपी का फोकस जम्मू रीजन में होगा, वहाँ पे स्ट्रांग होगी। थोड़ी डिलिमिटेशन की बात भी 3-4 सीटें बढ़ेंगी, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि सरकारी बना लेगी, इतना भी नहीं है।
कश्मीर रीजन में बीजेपी मेरे ख्याल से करेगी अपने कुछ जो सूडो इधर किसी के थ्रू वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के थ्रू ताकत दिखाएगी। गुलाम नबी आज़ाद विधानसभा में कुछ इफेक्टिव हो पाते हैं क्या, जो लोकसभा में तो नहीं हो पाए। छोटे चुनाव में इफेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, सीटें छोटी होती है। दूसरा जो रशीद इंजीनियर वाला एंगल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। वो इंटरेस्टिंग एंगल है कि एनसी और पीडीपी में हमने देखा पीडीपी ज़्यादा रेडिकल रही है अपने स्टेटमेंट्स में, अपने बिहेवियर में। एनसी भी रही है मौके पर उतनी नहीं रही है। अब लगा जब राशिद इंजीनियर जीत रहा है तो अब तो वहाँ पे जो ज़्यादा रेडिकल होगा वही जीतेगा। तो वहाँ के लोग सोचेंगे यार ये दोनों तो हल्के हैं, हम तो फिर राशिद इंजीनियर जैसे लोगों को चुनेंगे। तो वो वहाँ पे एलिमेंट होगा जो थोड़ा डेंजरस एलिमेंट है। जैसे सर ने कहा कि अगर राशिद इंजीनियर चुन के आते हैं तो लोग वहाँ पे जब डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, लेकिन वो किस तरह के लोगों को चुन के लाएंगे वो मुझे मेरे ख्याल से कश्मीर में देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल जब वो पूरे भारत को देखेंगे, वो निकल के आएंगे, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, मुझे फिजिक्स वाला एक कंपनी है पासी में है, यूनिकॉर्न है उत्तर प्रदेश की, उसने अपना सेटअप किया, वहाँ 3000 बच्चे जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर में सेटअप है, 90% लोग मुसलमान हैं और वो आईटी की, नीट की, सबकी तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। अब ऐसा जब 5-10 साल में होगा, जब यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, वापस आएंगे, देखेंगे प्रगति क्या है, तो मेरे ख्याल से कश्मीर का बदलेगा। तब जो पार्टिसिपेशन होगा देखने वाला होगा। अभी तो हम देखेंगे पार्टिसिपेशन कितना होता है। हरियाणा की जहाँ तक बात होती है, मैं बार बार कहता हूं कि ये हमें याद रखने की बात है कि हरियाणा बीजेपी का टिपिकल स्टेट नहीं है। पिछले 2 बार से सरकार बनाई है, इसलिए मतलब ये नहीं कि वो बीजेपी का टिपिकल स्टेट है। वहां पे जाट वोकल बहुत है, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन 18 से 25% के बीच में है। ओबीसी जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो सैनी उनके मुख्यमंत्री बने, वो 40% के पास पॉपुलेशन है। तो अब बीजेपी का जो सैनी कार्ड है वो चलेगा नहीं चलेगा, वो जो ओबीसी को, वो जाट को तो दरकिनार तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ उसको दोनों को सिग्नलिंग देनी पड़ेगी। और जहाँ से कांग्रेस है, कांग्रेस का वो पुराना स्टेट रहा है, वो विनेश फोगाट में भी हरियाणा इलेक्शन देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है वो चुनाव भी लड़ ले। इस तरह से मैं देखता हूँ हरियाणा चुनाव को। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है विनोद सर। बीजेपी की चुनौतियों पर तो मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पे थोड़ा सा फोकस करें। बीजेपी किस तरीके से क्या कर सकती है, जम्मू है, कश्मीर है, दोनों रीजन में क्या हो सकता है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और वहाँ खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब उनके साथ है, पीडीपी है, और जो लोकसभा में हमने नए नए दल देखे, अलग अलग छोटे दल देखे, उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, बाकी दलों के लिए भी उतनी ही चुनौती है। कांग्रेस के लिए भी, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी उसमें लोकसभा के नतीजों में संदेश था, पीडीपी के लिए भी संदेश था। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो भारत सरकार के लिए है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, और चुनाव आयोग की चुनौती है जो कि बहुत ज़रूरी है देश के लिए। जीते हारे कोई किसकी सरकार बने, सारे दल देश के संविधान की शपथ लेने के बाद ही चुनाव में जाते हैं। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, जो भी है, जब भारतीय संविधान के प्रति आप शपथ लेते हैं उसके बाद ही आप चुनाव में भाग लेते हैं। तो वो प्रश्न नहीं है सरकार किसकी भी बन जाए, कि यूनियन टेरिटरी है और अभी संशोधन करके राज्यपाल को तमाम अधिकार दे दिए गए हैं, तो वो दिल्ली विधानसभा जैसी विधानसभा बनेगी। तो कोई ऐसी विधानसभा वो नहीं बन रही है कि जो उत्तर प्रदेश की तरह या पश्चिम बंगाल की तरह या अन्य स्वतंत्र जो विधानसभाएं हैं, मतलब सर्वशक्तिमान विधानसभाएं, उस तरह से नहीं है। तो लेकिन इससे एक प्रतीकात्मक महत्व बहुत है जम्मू कश्मीर का, जो भी रामकृपाल जी ने कहा, हमने भी पिछले प्रोग्राम में भी कहा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जाना बहुत जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर कश्मीर घाटी के लोग, वो भी भारत के लोकतंत्र में उतनी ही आस्था रखते हैं जितने कि देश के दूसरे राज्यों के लोग। और लोकसभा चुनाव में ये साबित भी हो चुका है। और वैसे पहले भी ये बार बार कहना कि कश्मीर के लोग, लगातार कश्मीर में पहले भी चुनाव हुए हैं, 2014 में भी चुनाव हुआ, 2008 में भी चुनाव हुआ, उसके पहले, और लोगों ने वोट डाला है, बड़ी संख्या में वोट डाला। मुझे याद है नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और काफ़ी लंबे समय राज्यपाल शासन रहा था वहाँ पर, और उसके बाद जब चुनाव हुए तो लाइन लगा लगा के लोगों ने वोट डाले थे। तो जम्मू कश्मीर की आम आबादी, आम आवाम जो है, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेता रहा है। और 1986 में अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाता तो शायद आतंकवाद की जड़ें भी नहीं बनती वहाँ पर। तो सलाउद्दीन को जिस तरह हराया गया चुनाव और सारी चीज़ें हुई, और वो तो जुलूस निकाल के जा रहा था। और तो इसलिए जम्मू कश्मीर के आम आवाम के बारे में मेरा मानना है कि वो भारत के लोकतंत्र के साथ हैं, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। वरना कहीं की जनता अगर साथ नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती है बनाए रखना। तो सिर्फ सुरक्षा बलों के दम पर साथ नहीं है, वो हमारे साथ हैं। और सुरक्षा बलों की तैनाती तो वहाँ इसलिए है कि पड़ोसी देश बदमाशी न कर सके। जहाँ तक चुनाव की बात है, मैं कांग्रेस ने एक समय पे कांग्रेस और एनसी के बीच में चुनाव होता था, ये दो बड़ी पार्टियां थी। आज कांग्रेस की स्थिति है कि उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना पड़ रहा है। पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना चुकी है कांग्रेस। मुझे लगता है दोनों की स्थिति ऐसी है कि दोनों को एक दूसरे के साथ, दोनों की स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और बीजेपी वहाँ एक पार्टी बन गई है उसके वो। लेकिन बीजेपी जिस तरह लोकसभा के चुनाव में उसने कश्मीर में कैंडिडेट नहीं दिए, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी वही रणनीति अपनाएगी या अपने कैंडिडेट उतारेगी,
उतारेगी तो घाटी में कितने उतारेगी और किसके साथ गठबंधन करेगी, ये अभी खुलना बाकी है। मुझे लगता है उस पर भी हम लोगों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि और जब देखिए मैं तो उस विचारधारा का हूं, जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था तो बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, मैंने उसका समर्थन किया था। मैंने कहा था गर्म पानी और ठंडा पानी साथ रख दो तो पानी सामान्य हो जाता है। तो मुझे था कि अगर एक अतिवादी पार्टी वो पीडीपी थी और एक हिंदूवादी पार्टी बीजेपी, दोनों एक साथ अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ बर्फ पिघलेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी अगर घाटी में अपना आधार खोज रही है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा है कि कश्मीर के लोग बीजेपी को भी एक विकल्प के रूप में देखें, उसमें क्या समस्या है। अमित शाह जी ने जो सवाल पूछे कांग्रेस से, वो सवाल मुझे लगता है अभी घोषणा पत्र तो आया नहीं, ना एनसी का है ना उसका। दूसरा कुछ चीजें तो ऐसी उन्होंने पूछ दी जिनका कोई मतलब नहीं। शंकराचार्य पर्वत का नाम, अब शंकराचार्य पर्वत का नाम क्या सुलेमान पर्वत कब था? नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट तो आज़ादी के बाद से जाने कब कितनी बार रह चुकी है, कितनी बार वहाँ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट तब भी थी जब अटल जी के साथ फारूक अब्दुल्ला का अलायंस था और उमर अब्दुल्ला केंद्र मंत्री थे बीजेपी के साथ, तब अमित शाह जी गुजरात में मंत्री रहे होंगे, तो तब कौन सा सुलेमान पर्वत हो गया नाम। तो ये तो चुनावी सवाल है जो इस तरह किए जाते हैं। जो पार्टियां देश का संविधान की शपथ लेकर के चुनाव लड़ रही हैं वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती हैं कि जो देश के खिलाफ हो। और रही बात धारा 370 की, 370 हट चुका है, 370 लगाने और हटाने का काम केंद्र का है। वो कश्मीर की छोटी सी विधानसभा जम्मू कश्मीर की, वो 370 पर कोई फैसला नहीं ले सकती। एक चुनावी मुद्दा ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं हो सकता। राज्य बहाली का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है, बाकी दल उठाएंगे, बीजेपी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा की बात मैं अगले दौर में कर लूंगा अगर आप आएंगे तो। जल्दी से आप एक बार कर ही दीजिए। हरियाणा में देखिए, हरियाणा की जहां तक बात है, हरियाणा में सीधे चुनाव बाइपोलर हो गया है। पिछली बार ट्राइपोलर था, इस बार सीधा बाइपोलर चुनाव है। वहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा चुनाव है। जो जेजेपी जो तीसरी पार्टी है वो अपनी जमीन उसकी खो चुकी है, उनके विधायक छोड़ के भाग रहे हैं, उनके पास ना आधार बचा है, नेता जरूर बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है पूरा बाइपोलर चुनाव है हरियाणा। यही सबका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन समीर सर, बड़ा अहम हो जाएगा क्योंकि जब बीजेपी चुनावी मैदान में होगी, फुल स्टेटहुड को लेकर अभी से बातें होने लगी हैं। 370 को अभी भी मुद्दा वहां बनाया जा रहा है, खास करके घाटी में, और उसको लेकर सवाल भी हो रहे हैं, जवाब भी देने पड़ेंगे जब आप चुनावी मैदान में जाएंगे। या चुनावी भाषण जब वहाँ होंगे उस पर भी अपनी बात कहनी होगी। फुल स्टेटहुड क्योंकि वो जम्मू कश्मीर ने देखा हुआ है लंबे वक्त तक, तो सबकी मांग होगी। आम लोगों को भी लग रहा है, शायद उनके अंदर जो एक भावना जाग रही कि भाई फुल स्टेटहुड से हमें क्यों खींचा जा रहा है। ठीक है, बीजेपी एक तरीके से पेरेंटिंग करने की कोशिश, या केंद्र पेरेंटिंग करने की कोशिश करे कि एक बार चुनाव हो जाए, क्या परिस्थिति बनती है, जो अभी लग रहा है। तो ऐसे ही इन्हीं बातों से वो चुनाव में सामंजस्य बैठ जाएगा, या इसके अलावा भी किस तरीके से कोई और रणनीति बन रही है जिस पर काम हो सकता है या दिख रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हो रहा है वो पूरी तरीके से आर्टिकल 370 के ऊपर रहेगा, पक्ष में और विपक्ष में। जो सरकार के साथ हो गया, केंद्र सरकार के साथ की एक अच्छा निर्णय है, वो बीजेपी और बीजेपी के समर्थित दलों को वोट करेंगे। और जिन्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जो केंद्र सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। तो एक बड़ा मुद्दा वहाँ पर रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से परिसीमन हुआ है जम्मू कश्मीर में सीटों का, कि 43 सीटें हो गई है, 43 सीटें बढ़कर जम्मू में हो गई और 47 सीटें जो कश्मीर में हुई है, ये मिला के 90 सीटें हुई है। और उसके अलावा जिस तरीके से 5 सीटों लिए नॉमिनेट कर दिया गया कि 5 गवर्नर द्वारा वहां नॉमिनेट होंगे, तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत की खबर है कि जम्मू में सीटें बढ़ जाना 6, जो पहले 37 से अब 43 सीटें हो गई है। और उसके अलावा 5 सीटें नॉमिनेट कर दिया। और निश्चित रूप से गवर्नर जिन्हें नॉमिनेट करेंगे, जिन 5 सीटें नॉमिनेशन में 2 कश्मीरी पंडित के लिए नॉमिनेट कर दी गई है, एक पीओ का ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके प्रतिनिधि के लिए एक नॉमिनेट कर दी गई है, और एक महिला और 2 महिलाओं के लिए, एक हिंदू और एक मुस्लिम महिलाओं के लिए नॉमिनेट किए। तो निश्चित रूप से 5 सीटें जब नॉमिनेट होंगी तो बीजेपी का के पक्ष के लोग रहेंगे, तो बीजेपी का पलड़ा भारी होगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान के चल रही है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत अच्छा समर्थन मिलने वाला है 43 सीटों में। पार्टी की कोशिश है कि मैक्सिमम सीटें वहां से जीती जाए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दक्षिण कश्मीर के अंदर ऐसे लोगों से गठबंधन किया जाए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़े, फिर चाहे वो निर्दलीय हो चाहे छोटे दल हो, और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के सरकार को बनाने की स्थिति में ना आए। मतलब बिना भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार न बन सके, ऐसी सीटें भारतीय जनता पार्टी के वहां पर आ जाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी कि उसे किसी दूसरे अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाना है, या वहां पर कोई बहुमत नहीं है किसी के पास, तो फिर गवर्नर रूल रहेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वहां पर गवर्नर रूल चली रहा है, तो उसी गवर्नर रूल पे फिर आगे कंटिन्यू करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का देखने का रुख जम्मू कश्मीर के होने वाला है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर
ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की उनके बिना सरकार ना बने। रही हरियाणा की बात, तो हरियाणा का जो चुनाव रहा था अभी लोकसभा का, दोनों को 5-5 सीटें मिली है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 12-13% वोट बैंक कम हो गया और कांग्रेस का 15% वोट बैंक बढ़ गया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस वहां पर एक मजबूत स्थिति के अंदर नजर आ रही है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा सपोर्ट जाट वोट बैंक का है। सैनी लेकर आए हैं, मनोहर खट्टर साहब की जगह सैनी को मुख्यमंत्री ओबीसी को बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान रही थी कि मनोहर खट्टर के नाम पर अगर हम अब चुनाव में जाएंगे, तीसरा चुनाव लड़ने, 2 बार की सरकार है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, तो पार्टी को लगा कि ओबीसी न शिफ्ट हो जाए, इसलिए किसी ओबीसी को लेकर आया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोट पर फोकस कर रही है। जननायक जनता पार्टी मुझे लग रहा है जो 2019 में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर 10 सीटें जीतकर आई थी, जिसके कारण कोई भी सरकार नहीं बना पाया था, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जेजेपी ने गठबंधन किया था। मुझे लग रहा है जो लोकसभा का परिणाम आया है और जिस तरीके से जाटों में जेजेपी को लेकर नाराजगी है कि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह दुष्यंत चौटाला ने मौन धारण कर लिया था, कि जिस तरीके से महिला पहलवानों को लेकर मामला रहा, तो जाटों का वोट इस बार मुझे लगता है एक बड़ा वोट बैंक जो है, भले किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में जाओ, वह कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला होगा। इसके अलावा ओबीसी कितना वोट भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस अपने पास ले पाती है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लग रहा है बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है और पल्ला कहीं भी झुक सकता है। दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होगी हरियाणा के अंदर। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, तगड़ी फाइट होगी, क्योंकि हरियाणा में देखिए लोकसभा के परिणाम जिस तरीके से थे वो काफी कुछ कह रहे थे। जदयू सर, सबकी बात आपने सुनी। जम्मू कश्मीर, हरियाणा के भी नतीजे भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे, उतनी ही रणनीतियां भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन थोड़ा फोकस जम्मू कश्मीर पर, उसके बाद हरियाणा पर आएंगे। जम्मू कश्मीर में बार बार एक सवाल उठता है कि बीजेपी ठीक है जम्मू में बहुत मजबूत दिख रही है, मजबूत बनने की कोशिश में रही और उसका असर भी दिखा, लेकिन घाटी में क्या पांव रखने की कोशिश ही नहीं कर पा रही है, या कर नहीं रही है, या किसी रणनीति के तहत इस पर काम किया जा रहा है? ये एक बड़ा समझने वाली बात है। देखिए आदर्श, बात तो खैर सारी आ गई, लेकिन हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम देश के ऐसे सबसे संवेदनशील राज्य की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर घाटी और जम्मू दोनों में एक अलग अलग तरह के समीकरण रहे, और उस जम्मू कश्मीर में जहाँ पर लगातार हमने देखा कि सफ़ेद बर्फ़ का रंग लाल हो गया, जिसको स्वर्ग से सुंदर धरती कहा गया, उसका एक लंबा इतिहास में नहीं जाते, लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में जब कहा जाता था कि 370 अगर हट गई तो खून की होली खेली जाएगी, तिरंगे लहराना मुश्किल हो जाएगा, और ये उसी जम्मू कश्मीर की धरती के नेताओं ने कहा था। वहाँ 370 का हट जाना, उसके बाद एक कूलिंग पीरियड ज़रूरी था, उसके बाद चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हम देख चुके हैं, और अब विधानसभा के चुनाव में 300। मुझे लगता है कि जिस तरह की संवेदनशीलता वहाँ सीमा क्षेत्र की है, और कश्मीर घाटी का आतंकवाद अचानक वापस दबे पांव जिस तरह जम्मू क्षेत्र में आ गया, जिसको ज़्यादा सुरक्षित माना जाता था, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय। जिस तरह की विदेशी साजिश वहाँ हुई, जिस तरह का ISI और बाकी पाकिस्तानी हाथ होने की बात सामने आई, कि कैसे जो ये बीच की अवधि थी उसका उपयोग करके आतंकवादी वापस पूरे जम्मू क्षेत्र में घुस गए, और सेना की जो बहुत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं, सारा डिप्लॉयमेंट घाटी में या चीनी सीमा पर होने का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे वो पूरी जम्मू क्षेत्र में फैल गए, जहां पर उनका नेटवर्क बहुत कमज़ोर हो चुका था, सारे स्लीपर से। ऐसे में वहां पर लोकतंत्र की बयार इस तरीके से बहना, वही अपने आप में बड़ी बात है। जो आपने कहा कि भाजपा का घाटी में, तो देखिए जब तक वहां पर एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज नहीं होता, तब तक वहां पे वोटों का जो बंटवारा है उसमें ध्रुवीकरण है, और उस ध्रुवीकरण को कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां और जो धर्म आधारित वोट हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को मिल नहीं पाए, क्योंकि वो अलहदा रखा गया, आइसोलेट रहा। 370 और दूसरे जो कानूनी प्रावधान, कोई जा नहीं सकता, बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता, नागरिकता नहीं ले सकता, तो आपने उसको पूरी तरीके से आइसोलेट रखा, इंसुलेटेड रखा, और आप उम्मीद करें कि अचानक से वहां पर एक बड़ा डेमोग्राफिक चेंज आकर उस तरह की विविधता दिखने लग जाए। और इसीलिए जो अभी समीर जी बता रहे हो कि उस तरह जो 5 सीटों के नॉमिनेशन का प्रावधान है, मुझे लगता है कि अच्छी बात है, बल्कि इससे कुछ ज्यादा, क्योंकि देखिए वहां पर कंट्रोल्ड वे में ही चीजों को खोलना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चलेंगे कि ये सामान्य राज्यों जैसी स्थिति है और वहां पर सामान्य राज्यों की तरह चुनाव हो सकते हैं, वहां पर राशिद इंजीनियर का जीतना और इसी तरह पंजाब में कुछ तत्वों का जीतना हमें यह भी बताता है कि यह बात सही है कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जहां उस जमीन के जो प्रतिनिधि होंगे, उन जमीन के प्रतिनिधियों को ही चुनाव जीतकर वहां के राज्य को या स्थानीय शासन को चलाना चाहिए, या उनकी आवाज दिल्ली पहुंचना चाहिए। लेकिन जो लोग स्थानीय जमीन को नहीं मानते, भारत देश को नहीं मानते, भारत देश के कानून को नहीं मानते, क्या वो भी इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीतकर इस तरह सामने आ सकते हैं? ये एक बहुत सैद्धांतिक सवाल है, और व्यवस्था के लिए इसका उत्तर ढूंढना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि नागरिक है तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन नागरिक है और भारत को ही नहीं मान रहा है, संविधान को नहीं मान रहा, संविधान की शपथ लेने में जिसको दिक्कत है। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के तारतम्य में सवाल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वहां चुनाव का होना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है। अब यहां से आगे जाकर जब वहां पर स्थितियां बदलेंगी, डेमोग्राफिक चेंजेस आएंगे,
वहाँ का जो पूरा जनतांत्रिक वो है संतुलन, वो बदलेगा, देश के लोग हिल मिल पाएंगे, घुल मिल पाएंगे। इतने लंबे समय तक हमने उसको काट के रखा गया, चाहे जो भी राजनीतिक व्यवस्था रही हो, इच्छा शक्ति की कमजोरी रही हो। बिल्कुल सही बात है, नारों और निबंधों और भाषणों का मुद्दा हो गया था 370, जमीनी हकीकत पर बदला है तो बड़ी उपलब्धि है, समय बचा नहीं है। लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा का सीधा ही मुकाबला है। कांग्रेस की स्थिति ज्यादा मजबूत है, विनेश फोगाट चुनावी मुद्दा बन गई हैं, तो उसमें भाजपा की भी कमजोरी है। आपने क्यों बनने दिया गया? अगर एयरपोर्ट से लेकर गांव तक उनका इस तरह का स्वागत हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए या केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि के लिए किसी ने मनाही नहीं की थी उनको एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत करने के लिए। जब यहां से प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि देश की बेटी है और मेडल लाई और चैंपियन है, मेडल नहीं भी आया तो दिल तो जीते ही हैं, तो थोड़ी उदारता वहां भी दिखानी थी। चाहे चुनावी राजनीति के लिए से आपने खुद ही खुला मैदान दे दिया, तो उस खुले मैदान का उपयोग करेंगे। और अब बात भी हो रही कि शायद वो चुनाव लड़ लें, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत वहां दिखाई नहीं दे रही है। जो सैनिक कार्ड खेला गया है वो कितना मजबूत होगा आने वाला वक्त बताएगा। अच्छी बात यह है कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही स्थानों पर अमर उजाला की मजबूत जमीनी उपस्थिति है। हम वहां की घटनाओं को लगातार अपने खबरों के माध्यम से भी बताते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए तमाम दोनों ही राज्यों को लेकर क्या क्या समीकरण है, क्या क्या परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव शुरू हुए हैं और बहुत कुछ अभी बदलेगा। तो उन तमाम मुद्दों पर जो तमाम हमारे खबरों के खिलाड़ी हैं सबकी राय आपने सुनी है, और आपको इस पर क्या लगता है, आपको क्या लगता है अलग अलग राज्यों को लेकर और क्या सवाल हो सकते हैं, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा। और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।